हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का वीएच एजुकेशन में। आज का ये वीडियो एमपीपीएससी 2020 का जो न्यू सिलेबस है उससे संबंधित है और इस वीडियो को मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा और एक पार्ट्स अभी अपलोड होगा और जो सेकंड पार्ट है इसका वो दो तीन दिन बाद अपलोड होगा। उसका रीज़न क्या है कि ये जो नया सिलेबस है वो थोड़ा पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा है और इसमें चीज़ें काफ़ी स्पष्ट हैं। जैसे आप पिछले सिलेबस से इसकी तुलना करेंगे, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि उनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। बहुत उसमें ग्रे एरिया था कि आखिर हमें कैसे कुछ चीज़ें अगर पूछ रहा है तो सिलेबस में तो मेंशन नहीं है लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये काफ़ी स्पष्ट सिलेबस है और अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। मैं इसमें साथ साथ में आपको स्ट्रेटजी और सोर्सेज भी बताता जाऊंगा कि इनको आप कहाँ से करें तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो हेडिंग है वो है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य, मतलब एमपी का हिस्ट्री, कल्चर और लिटरेचर। तीन पार्ट्स में सिलेबस है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और प्रमुख राजवंश। तो महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश का, जैसे सेकंड पॉइंट ही दिया हुआ है कि स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान क्या था, फ्रीडम स्ट्रगल में। जैसे कि वहाँ पे जो एक जगह था वहाँ पे जबलपुर में हो गया, या जो आपका त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, ये सब चीज़ें क्या है जो आपके फ्रीडम स्ट्रगल में एमपी का योगदान था। उसके अलावा यहाँ पे है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, उसी में आ जाएंगी। जैसे कि मिडीवल में आप ले सकते हो अशोक का जो टाइम था, ठीक है, उज्जैनी, और वहाँ पे जो जो एरिया थे उसके उस जगह पे जो उसका शासन था वो हो गया। इसके अलावा राजवंश में जैसे खजुराहो टेम्पल हो गया चंदेलों का, इसके अलावा गोंड वंश हो गया, उधर आपका पाल वंश हो गया और भोज वंश हो गया और सिंधिया, ये और होलकर इंदौर के। तो ये सभी जो राजवंश हैं उनसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं उनके बारे में। जैसे कि आपने इस बार का पेपर अगर देखा हो 2019 का, तो कुछ कुछ आपको नए सिलेबस की झलक इसमें दिखाई दी है। बहुत सारे एमपीपीएससी के जो एमपी के जो हिस्ट्री है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे और बच्चों से वो नहीं बन पाए। उसका रीज़न यही था क्योंकि सिलेबस तो उसने दिया था। एमपीपीएससी 2019 का पेपर जब होना था उसके पहले ही उसने सिलेबस 20 का दे दिया था। तो अगर वहाँ से कोई हिंट लिया हो थोड़ा बहुत, अगर उसने थोड़ा भी अगर उसने हिस्ट्री को देखा होगा तो नो डाउट उससे क्वेश्चंस बने होंगे। इसमें सेकंड पॉइंट है मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं, स्थापत्य कला। तो कलाएं तो बहुत सारी हैं, खासतौर पे जो स्थापत्य की बात किया जाए तो उसमें है जैसे खजुराहो के मंदिर, ठीक है, हवा, और आपका ये वो मालवा क्षेत्र में जो होलकर के महल हो गए या ग्वालियर का किला हो गया, ठीक है, मांडू हो गया, ये सभी क्या है, स्थापत्य कलाएं हैं। तो इनके बारे में आपको जानकारी है तो इनके कौन बनाया, कब बना और स्थान क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे जानना होगा। फिर है प्रमुख जनजातियाँ एवं बोलियाँ। तो जनजातियाँ तो मध्य प्रदेश भारत देश में एसटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उसमें आपका हो गया गोंड, भील, भारिया, सहारिया, ये सब चीज़ें जनजातियाँ जो हैं वो आपको पढ़ना है। अब बोलियाँ जैसे यहाँ पे बहुत सारी, शौरसेनी हो गया, मालवी हो गया, थोड़ा बहुत राजस्थानी टच भी वहाँ पे मिलता है, बघेली हो गया, बुंदेली हो गया और निमाड़ी हो गया। तो कई सारी जो लैंग्वेज हैं, बोलियाँ जो हैं आपको, जिसको आप डायलेक्ट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो आपको इसमें समझना है। मतलब ये चीज़ें आपने वैसे भी पढ़ी होंगी, तो इनके लिए आप महावीर की जो बुक आती है या फिर पुणेकर की है या महेश्वरी की है, तो आप कोई भी बुक इसमें प्रेफर कर सकते हैं। फिर है त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य। ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। त्यौहार हो गया, लोक संगीत, लोक कलाएँ, लोक साहित्य। और फिर है इसमें प्रमुख साहित्यकार, जो जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए और उसके अलावा गजा वो जयशंकर प्रसाद हो गए। तो मतलब कई ऐसे हैं जो एमपी में है, मतलब जयशंकर प्रसाद तो शायद नहीं है बट बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। शिवमंगल सिंह सुमन हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। तो ये सभी, इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या थीं और इनके नाम, जन्म स्थान, है ना, महत्वपूर्ण योगदान, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। फिर जनजातीय व्यक्तित्व। जनजातीय व्यक्तित्व भी है, जैसे कुछ जनजातीय व्यक्तित्व ऐसे हैं
जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भी उन्होंने भाग लिया, या उन्होंने कोई विशेष कार्य किया जो उनके समाज के उत्थान के लिए ज़रूरी था, तो उनके बारे में आपको पढ़ना है। फिर है भारत का इतिहास। तो भारत के इतिहास में अभी तक क्या होता था कि प्राचीन काल और मध्यकाल, इससे क्वेश्चंस तो आते ही हैं बहुत ज़्यादा एमपीपीएससी में। तो इसमें स्पष्ट रूप से उसने मेंशन कर दिया है कि वो प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं पूछेगा। जैसे अकबर के शासन की क्या विशेषता थी, हुमायूं के शासन की क्या विशेषता थी, बीरबल और अकबर जैसे थे, और उसके अलावा आपके अलाउद्दीन खिलजी हो गए, ठीक है, और उधर विजयनगर साम्राज्य हो गया। तो ऐसे कई जो विशेष रूप से जो महत्वपूर्ण इतिहास के जो प्रमुख घटनाएं हैं उसके बारे में, और उनकी प्रशासनिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्थाएं, जैसे कुछ जो शासनकाल थे उनका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत अच्छी थी, कुछ की आर्थिक व्यवस्थाएं जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में, और कुछ की सामाजिक और आर्थिक, जैसे अकबर का जो काल था वो हर मामले में अच्छा था, उसी तरह से अशोक का काल भी हर मामले में अच्छा था। तो उनकी विशेषताएं आपसे पूछता है। फिर है 19वीं-20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। अब ये चीज़ को वो अलग से क्यों लिख रहा है, जिसका रीज़न यही है कि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, जैसे कि राजा राम मोहन राय, और मैं इसके इन्होंने क्या काम किया, महादेव गोविंद रानाडे, मदन मोहन मालवीय। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने 19वीं-20वीं शताब्दी में क्या किया था, सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू किया था। लेकिन बात क्या है यहाँ पे कि इन्होंने अंग्रेज़ों का सपोर्ट लेके धर्म सुधार आंदोलन चलाया था। तो हमें उन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन, ये एक नया टॉपिक है जो अभी तक एमपीपीएससी में नहीं था, लेकिन इससे क्वेश्चंस आते थे। क्वेश्चंस कैसे आते थे, जैसे कि उसने पूछ दिया कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये लगता तो है कि जैसे एमपी के बारे में, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये स्वतंत्रता के पश्चात का पुनर्गठन है, एकीकरण है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एमपीपीएससी से ही नहीं, सॉरी एमपी से ही नहीं, वो मतलब किसी भी राज्य का पुनर्गठन कैसे हुआ, किसका भाषाई आधार पे हुआ, किसका पहली बार हुआ, और कैसे विवाद थे, सिक्किम का गठन कब हुआ, तेलंगाना कब बना, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे वहाँ से पूछेगा। फिर है मध्य प्रदेश का भूगोल। हाँ, तो आपको अगर इतिहास के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आप लुसेंट की बुक का जो इतिहास वाला पोर्शन है उससे अगर आप कवर करेंगे तो ठीक रहेगा। उसके अलावा अगर आप चाहें तो और भी बुक्स हैं, जैसे कि स्पेक्ट्रम हो गया, और इसके अलावा कुछ ख़ास तौर पर कुछ मतलब आप एनसीईआरटीज़ को भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप लुसेंट को ज़्यादा फोकस दें प्लस स्पेक्ट्रम को कर लें तो आपके लिए ये जो स्पेक्ट्रम का जो राजकुमार अहिर जो आईपीएस हैं उनका, उनकी जो बुक है स्पेक्ट्रम, उसमें ये काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। फिर है मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश के भूगोल में आपको मध्य प्रदेश के वनोपज, वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ, ठीक है। तो इसमें वनोपज जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, फॉर एग्जांपल शहद हो गया, लकड़ी हो गई, तेंदूपत्ता हो गया, और गोंद हो गया, ये सब क्या है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना। जैसे कुछ मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं जिसके बारे में जनजातियों को बहुत अच्छा नॉलेज होता है। इसके अलावा आपका वन्य जीव हो गया, वन्य जीव में आपका आ जाएगा क्या, जैसे कि बाघ हो गया, बारहसिंगा हो गया, और दूधराज हो गया, भालू हो गया। जो हमारे मध्य प्रदेश के बाउंड्रीज़ में जो जानवर मुख्य रूप से पाए जाते हैं उनके बारे में, नेशनल पार्क्स हो गए, सेंचुरीज़ हो गई, अभयारण्य हो गए, इन सब के बारे में, उनकी जो खासियत है, जो विशेषताएं हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा। फिर है नदियाँ, पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएँ। नदियों में आपको जैसे पता है कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं जो कि निकलती हैं। इसमें नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, आपका सोन नदी हो गया, चंबल हो गया, केन हो गया, बेतवा हो गया, सिंधु हो गया, बहुत सारी नदियाँ हैं, जो कि क्षिप्रा हो गया। तो बहुत सी नदियाँ हैं, उनका उद्गम स्थल क्या है, उनकी लंबाई कितनी है, किन मुख्य शहरों से होकर वो बहती हैं, और किस तरफ गिरती हैं, किस नदी से मिलती हैं, किसकी सहायक नदियाँ हैं, ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ना है। फिर है पर्वत श्रृंखलाएँ और पर्वत श्रृंखलाएँ में जैसे कि विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, दो मुख्य पर्वत श्रृंखलाएँ हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। तो ये पर्वत श्रृंखलाएँ हो गया, और इनमें मुख्य पर्वत जैसे कि सतपुड़ा में आप देखें तो पचमढ़ी हो गया,
विंध्य में देखें तो आपका कैमूर पर्वत श्रेणी हो गई, और इसमें एक और है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। कई ऐसी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, उनकी ऊंचाई, उनका प्लेस, ये सब चीज़ें आपको उसमें पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? सीधी सी बात है, मानसूनी है, लेकिन मानसूनी में किस तरह की मानसूनी है? कहीं पे ज़्यादा बारिश होती है, जैसे कि उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में ज़्यादा बारिश होती है, इधर छिंदवाड़ा साइड ज़्यादा बारिश होती है, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, वहाँ का जलवायु के कारण वहाँ का वन किस प्रकार का होगा, वहाँ के लोग किस प्रकार की खेती करेंगे, वहाँ पे कैसी फसलें उगाई जाएंगी, और इस तरह की चीज़ें आपको जलवायु में पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश के प्राकृतिक खनिज संसाधन, तो खनिज संसाधनों मध्य प्रदेश प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चूना पत्थर हो गया, और इसके अलावा एल्युमिनियम हो गया, शेल हो गया, और कोरंडम वगैरह, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर मध्य प्रदेश में मिलती हैं। तो इन सब की जानकारी, महत्वपूर्ण खदान, उनके क्षेत्र, और इनसे जुड़े उद्योग, जैसे कि अगर आप बात करें मान लीजिए कोयले की, तो कोयले से जुड़ा उद्योग है सबसे बड़ा, पावर प्लांट हो गया, तो उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं, प्रमुख सिंचाई कौन सी हैं? सिंचाई के लिए जैसे कि आप मानो कि चंबल वाला जो क्षेत्र है वो कैसा है, वहाँ पे बहुत सारी नहरों का निर्माण किया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे बांध बनाए गए हैं जहाँ से विद्युत परियोजनाएं संचालित होती हैं। उन विद्युत परियोजनाओं का भी आपको अध्ययन करना है। और इसके बाद मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित उद्योग, तो कृषि मैंने आपको बताया कि जैसे पश्चिम मध्य प्रदेश जो मालवा क्षेत्र है, काली मिट्टी वाला क्षेत्र है, वहाँ पे सोयाबीन, कपास की अच्छी खेती होती है। पूर्वी मध्य प्रदेश में आप आएंगे तो यहाँ चावल, गेहूँ की अच्छी खेती होती है। जहाँ पे खेती के कृषि कार्य ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ पे हम पशुपालन करके उसके आय को कंपनसेट करते हैं। और कृषि आधारित उद्योग भी हैं, जैसे कि आप मानो कि दाल मिल हो गया, कपास है तो वहाँ पे कपड़े का उद्योग है, गेहूँ है तो वहाँ पे बिस्किट और आटे की मिल्स हैं। तो इस तरह से क्या है, कृषि आधारित उद्योग भी जुड़े हुए हैं। तो भूगोल के लिए आपको अगर हो तो अगर आप इसके लिए आप मध्य प्रदेश से संबंधित है तो आप चाहे तो महावीर पढ़ लें, या पुणेकर, या फिर महेश्वरी, कोई भी बुक आप प्रेफर कर लीजिए, आपको मध्य प्रदेश का भूगोल वहाँ से अच्छे से मिल जाएगा। फिर भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल को इसने कई पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि भौतिक भूगोल, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश। तो भौतिक विशेषताएं, जैसे भौतिक विशेषताएं आप जानते हैं कि भारत में मुख्य रूप से 3 भौतिक विशेषताएं हैं। एक है हिमालय का पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार हो गया, और आपका गंगा का मैदान हो गया, उत्तरी मैदान जिसको आप बोल देते हैं। तो उनकी क्या विशेषताएं और उससे जुड़ी हुई चीज़ें, और आप कह सकते हो कि प्राकृतिक प्रदेश में जब आप बांटोगे तो फिर उसमें तटीय क्षेत्र अलग हो जाएगा, मरुस्थल अलग हो जाएगा, और द्वीप अलग हो जाएंगे, तो कई कुल मिला के 6 प्रदेश बनते हैं प्राकृतिक प्रदेश। तो उनकी विशेषताएं, वहाँ की जलवायु, और ये सब चीज़ों के बारे में जानना है। फिर है प्राकृतिक संसाधन, वन, खनिज संपदा, वन, वन कैसे कैसे हैं भारत में, जैसे कि उष्णकटिबंधीय, मानसूनी वन है, सदाबहार वन है, पर्णपाती, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, और पर्वतीय वन है ना। इसके अलावा मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है, जिसको अनूप वन भी बोलते हैं। इस तरह के वन है। फिर खनिज संपदा, खनिज संपदा अगर आप देखेंगे तो भारत देश का जो छोटा नागपुर का पठार है वो खनिज संपदाओं से भरा हुआ है, जैसे कि कोयला, लोहा, हीरा, तांबा, मैग्नीशियम, और पेट्रोलियम, गैस, यूरेनियम, बहुत सारे खनिज हैं जो पाए जाते हैं। तो इनकी लोकेशन क्या है, भारत के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इनसे संबंधित उद्योग क्या हैं, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना है। फिर है जल, जल जैसे कि नदियाँ हो गई, प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालयी नदियाँ कहाँ से बहती हैं, और कहाँ पे ये जैसे अरब सागर में गिरती हैं कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, किस पठार से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं, ग्लेशियर से निकलती हैं, इन चीज़ों को आपको उसमें पढ़ना है। फिर है कृषि, कृषि भी जलवायु से संबंधित है। जहाँ जैसी जलवायु होगी वहाँ वैसी कृषि होगी। जहाँ पानी बारिश ज़्यादा होगी वहाँ चावल की खेती होगी, जहाँ पे काली मिट्टी होगी वहाँ कपास की खेती होगी, जहाँ पे बारिश कम होगी वहाँ गेहूँ की खेती होगी, जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ेगी वहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, आपका जहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है वहाँ पे हम बागवानी कृषि करते हैं।
जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ तो मैंने बताया चावल की खेती होती है। तो ये सब चीज़ें इसमें हम कवर करेंगे। फिर वन्य जीव के लिए आपको देखना होगा कि, क्योंकि अगर आप भारत देश के लिए बात करें तो भारत देश में वन्य जीव का भंडार है। चाहे हम आप पेड़ पौधों की प्रजातियों की बात करें या फिर एनिमल्स की बात करें, तो उनसे संबंधित जो वन्य जीव हैं, जैसे कि आपका गिरी के शेर हो गए, बंगाल के टाइगर हो गए, मध्य प्रदेश में जो टाइगर हैं, बारहसिंगा, हाथी, गैंडे, ये सब चीज़ें क्या है आपको उसमें पढ़ना है। ठीक है। फिर राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और सफारी। तो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 9 हैं। इसके अलावा आपको पूरे भारत में देखना है, जैसे कि कर्नाटक हो गया, असम हो गया, गुजरात हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो राज्य हैं वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, तो उनके नाम, उनकी जगह, उनकी खासियत। फिर अभयारण्य भी हमें देखना है। अभयारण्य में क्या होता है, देखिए बेसिक डिफरेंस अभयारण्य में यही है कि अभयारण्य में हम किसी विशेष जीव को प्रोटेक्शन देते हैं, इसे अभयारण्य बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं वो उनका प्राकृतिक जगह होती है, और वहाँ पे हम कुछ जानवरों को तो देते हैं प्रायोरिटी, लेकिन वो मोस्टली क्या होते हैं कि बहुत सारे जानवरों का उसमें हम संरक्षण साथ में मिलता है, मतलब उनका प्राकृतिक आवास होता है राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। फिर है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हमें क्या देखना है, जनसंख्या, जननांकी। तो जनसंख्या किस राज्य की ज़्यादा है, किसकी कम है, किसकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है, किसकी ग्रोथ रेट कम है, कहाँ पे एसटी जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे एससी जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे शहरी जनसंख्या ज़्यादा है, कहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है, ये सब हमें उसमें देखना है। इसके अलावा जननांकी में देखना है कि जनसंख्या वृद्धि की क्या है ना, किस तरह का आयु वर्ग है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, आर्थिक गतिविधियाँ कैसी करते हैं वहाँ के लोग। जैसे आप हरियाणा या तमिलनाडु में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर लोग क्या हैं, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। लेकिन अगर आप एमपी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या कर रही है, प्राइमरी सेक्टर में भी कार्य कर रही है। ठीक है। फिर है आपका आर्थिक भूगोल। इसमें प्राकृतिक और मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप। अब विश्व के महाद्वीप को इसने आर्थिक भूगोल में रखा है। इसका मतलब क्या है कि हमें विश्व के महाद्वीप के आर्थिक पक्षों को पढ़ना है, जैसे कि वहाँ पे महत्वपूर्ण खनिज क्या है, वहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग क्या है, वहाँ पे यातायात के साधन क्या हैं, वहाँ पे प्रमुख खनिज के स्रोत क्या हैं, ये सब चीज़ें हमें वहाँ देखना है। ठीक है। वहाँ की नदियाँ, पर्वत, ये सब पढ़ना है, वो अलग से हमें देखना है। फिर विश्व के प्राकृतिक संसाधन। विश्व के प्राकृतिक संसाधन में आ जाएगा क्या, फॉरेस्ट, जैसे कि अमेजन का फॉरेस्ट हो गया, पर्वत हो गए, और आपके जो बहुत विश्व की सबसे बड़ी बड़ी खान हो गई, जैसे कि आपका हो गया चिहुआ हुआ, आपके जो महाद्वीप मैक्सिको में है वो चांदी की सबसे बड़ी खान है, चिली में फास्फेट की सबसे बड़ी खान है, अफ्रीका में गोल्ड की और हीरे की सबसे बड़ी खान है, अब ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड की सबसे बड़ी खान है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें पढ़ना है। फिर है खनिज संसाधन। प्राकृतिक में उसमें जंगल और वन्य प्राणी भी आ जाएंगे। फिर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में हमें देखना है कि परंपरागत क्या है, जैसे कि उसका पहले क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिए। परंपरागत का मतलब हुआ कि जो हमें बहुत दिनों से हम उसको यूज़ कर रहे हैं ऊर्जा के रूप में, जैसे कि कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, विद्युत हो गया, ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हो गए। लेकिन जब गैर परंपरागत आएंगे तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस हो गई, ये सब क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। फिर इसमें हम आज का जो इस पार्ट ए का जो लास्ट टॉपिक है वो है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था ए में। इसमें हमें क्या देखना है, मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से मेंशन किया है। राज्यपाल अच्छे से पढ़ना है आपको, मंत्रिमंडल पढ़ना है, विधानसभा पढ़ना है और उच्च न्यायालय पढ़ना है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक सबसे अच्छी रहेगी। फिर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज या नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इसमें आपको लक्ष्मीकांत की बुक से ही पढ़ना है, लेकिन इसमें आपको बहुत अच्छे से कवर करना है मध्य प्रदेश के लिए कि पंचायती राज का गठन कब हुआ, इसमें कितने अनुच्छेद हैं, इसकी क्या वो है, क्योंकि त्रिस्तरीय लिखा है। क्योंकि त्रिस्तरीय इसलिए लिखा है क्योंकि पंचायती राज कहीं कहीं पे 4 स्तरीय है, कहीं कहीं पे 2 स्तरीय है, लेकिन मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय, जिला, जनपद और ग्राम पंचायत। या फिर इसमें देखेंगे तो नगर पालिका, नगर परिषद और
नगर निगम। तो इस तरह से क्या है कि उसकी व्यवस्थाएं हैं, तो हमें उसके हिसाब से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही पंचायती राज का अध्ययन करना है। कौन सी समिति ने क्या सिफारिश की, कौन सी अनुशंसा की, किस अमेंडमेंट में बना, और ये सब चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। फिर राज्य की अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था में हमें देखना है मध्य प्रदेश की जननांग की जनगणना है जो भारत की है, उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको मध्य प्रदेश का देखना है। फिर मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास। मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास में जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जो कि नीचे दिया भी है, इसमें कल्याणकारी योजनाएं हो गई, आर्थिक विकास हो गया जैसे कि सड़कों का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे लाइंस हो गई, उद्योग हो गए, इन सभी के बारे में हमें पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग में जैसे कि सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी उद्योग हो गया, और कपड़ा मिल उद्योग हो गया, ये सब उद्योगों के बारे में पढ़ना है। और इसके अलावा कुछ प्रमुख आर्थिक क्षेत्र भी हैं मध्य प्रदेश में, उनका भी अध्ययन हमें करना है, जैसे मालनपुर भिंड हो गया, और कई ऐसे सारे क्षेत्र होते हैं, उनका अध्ययन हमें करना है। मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ और राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं। तो जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ, इनको तो पढ़ना ही है, और इनके लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी हमें पढ़ना है। यहाँ पे उसने एक्ट को हटाया है, जैसे पिछले सिलेबस में ST/SC एक्ट हमें पढ़ना होता था, वो एक्ट हट जरूर गया है, लेकिन हमें अभी भी ST/SCs जो हमारी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है, उसके कल्याणकारी कार्य के लिए हमें उन जनजातियों के बारे में जानना जरूरी है। इसीलिए जो सिलेबस शुरू होता है उसके शुरुआत में ही उसने क्या कर दिया है, हमें जनजातियों के बारे में पढ़ना है, उनकी जो विशिष्ट जो प्रतिभाएं थीं या उनके जो व्यक्तित्व थे, उनकी लोक कला, संगीत, इन सब का ज्ञान हमें वहाँ से मिला। तो हमें जनजातियों को समझना है, ना कि हमें उनके कानून के प्रावधान भी हमसे पूछेगा, भले ही उस सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जनजातियों को समझें, वो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये है पार्ट A का MPPSC का जो नया सिलेबस है। मैं पार्ट B भी बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ, और आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग मुझे ये बताएं कि क्या मैं इनके सिलेबस का शॉर्ट्स में जो टॉपिक्स हैं वो आपको मैं कवर कराऊँ, कि आप लोग करेंगे खुद से। तो जैसा भी होगा, अगर आप मुझे कमेंट कर देंगे तो वो मेरे लिए आगे अच्छा रहेगा। थैंक यू।